हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ भी है और एक रिक्वेस्ट भी। सबसे पहले वी फिनिश 10 एपिसोड्स और हमारे प्लान्स है और 50 लाइक 50 ऑलरेडी वी आर प्लानिंग। तो बहुत एक्साइटिंग कंटेंट लाने वाले हैं, तो उसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन हिट कीजिएगा। और विमेंस डे स्पेशल एपिसोड में मेरे पास एक इंस्पिरेशनल गेस्ट है, हुज गोना इंस्पायर यू। शी इज़ ऑलरेडी इंस्पायर्ड मी। तो आई टेल यू मोर गेस्ट के बारे में। मेरे साथ आज हैं मिसेस सुमेधा चितरे। वो एक सिंपल मिडिल क्लास लेडी हैं पूना से, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली 7 करोड़ रेज किए टू बिल्ड ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे सोल्जर्स के लिए सियाचिन में। इनका जो काम है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी एक्नॉलेज किया है। उन्होंने एक पर्सनल मीटिंग रखी थी इनके और इनके हस्बैंड के साथ, और जो हमारे लेट CDS हैं जनरल बिपिन रावत, इनके साथ भी इनकी मुलाकात हो चुकी है। तो उनकी जर्नी शुरू हुई 24 साल पहले। उनकी जर्नी कैसे रही, ऑक्सीजन प्लांट्स की ज़रूरत क्या थी, वो हमारे फोर्सेस के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, और उनके NGO के और क्या प्लान्स है, ये सब बात करेंगे आज हम उनके साथ। तो वेलकम मैम, वेलकम टू माय शो। नमस्ते। नमस्ते संपदा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन प्लांट ही क्यों, मतलब क्या सोचा आपने, क्या रिक्वायरमेंट थी? नॉर्मल आदमी सोचेगा कि अच्छा ऑक्सीजन प्लांट क्यों, वो भी सियाचिन में, सियाचिन का क्या सिग्निफिकेंस है और वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट क्यों? पहले से मैं फौज के बारे में बहुत जानती थी, पढ़ती थी, और हमारे फौजी के बारे में मेरे मन में बहुत एक रिस्पेक्ट था जो कि सिविल में मुझे दिखाई नहीं देता था। तो फिर पढ़ते वक्त सियाचिन के बारे में बहुत मैंने पढ़ा, और उसी वक्त मुझे पता चला हाईएस्ट बैटलफील्ड होके वहाँ पे एयर में ही प्योर ऑक्सीजन है ही नहीं। तो फिर कोई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि हमें डाइजेस्ट नहीं होते कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। सो मैंने पढ़ना, और उस साइमल्टेनियसली मैं उन लोगों से मिल रही थी जो वहाँ सर्व करके वापस आए हुए, रिटायर्ड है अभी, उन लोगों से मिल रही थी, और सियाचिन भूमि के बारे में जो मुझे पता चल रहा था। तो फिर मुझे कोई विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वहाँ पे सांस लेना मुश्किल है और फिर भी हमारे लोग लड़ रहे हैं हमारे लिए। तो फिर मैं, सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे मन में कि वो जब हमारे पूरे राष्ट्र के लड़ रहे हैं तो मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। लेकिन क्या कर सकती हूँ, मन में आना तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ बैठ के तो पता नहीं चलता ना, हर एक चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है। तो मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगी। मैंने सुना है कि एक परमवीर चक्र अवॉर्डी आपके इंस्पिरेशन थे ये स्पेसिफिक इनिशिएटिव के लिए, तो उसके बारे में बताइए। जी, वो है हमारे ऑनरी कैप्टन बाना सिंह जी। वो है जम्मू कश्मीर स्टेट के, और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। तो मेरे सामने जो स्टूडेंट्स थे उनका आइडल्स, प्लीज़ गलत मत समझना मुझे, लेकिन फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स और पॉलिटिशियंस, इसके अलावा कोई उन्हें दिखता नहीं था। और जो मैं इन रियल हीरों के बारे में जानती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि इनके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को, अगली जनरेशन को पता होना चाहिए कि खुद से पहले और खुद के बाद भी हमने राष्ट्र के बारे में पहले सोचना चाहिए, और सोचने की बात तो बाद में आती है, जीना चाहिए उसी हिसाब से। तो ऐसे जीने वाले लोग हैं हमारे फौज में, बहुत सारे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है उनके बारे में, क्योंकि हमारी फौज की एक खासियत है, वो कभी खुद को प्रोजेक्ट नहीं करते, कभी कंप्लेंट नहीं करते, और हमसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करते। इससे बड़ी सेवा कोई होती ही नहीं, अगर मैं जैसे सोचती हूँ उनके बारे में। तो उसी वक्त मेरे मन में ख्याल आया कि वो जो 21 परमवीर चक्र विजेता है हमारे राष्ट्र में, उनमें से 3 ही अभी जीवित है। 3 ही जीवित है। इनमें से 2 जो है, योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार परमवीर चक्र, वो दोनों करगिल के युद्ध के वहाँ के लिए उन्हें परमवीर चक्र सम्मान किया। हाँ, और दूसरे जो है वो ऑनरी कैप्टन बाना सिंह जी, उनके बारे में क्या बताएं कि इतनी ऊंची, जैसे मैं ऊंची मतलब की ऊंची नहीं बात कर रही हूँ मैं, कर्तृत्व की। हाईएस्ट बैटलफील्ड पे एक पोस्ट थी, कैद पोस्ट करके, वो पाकिस्तान के कब्जे में थी, और वो भारत में वापस लाने के लिए बहुत सारी हमारी ऐसी योजनाएं चल रही थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो उसी वक्त ऑनरी कैप्टन बाना सिंह जी ने ऑनररी हमारे राष्ट्र से कि मैं जाता हूँ वहाँ पे, और वो पोस्ट भारत में फिर से वापस लेके आऊँगा, ऐसा करके वो गए। और ज़िंदगी में मेरे नज़रिए से देखा जाए ना, तो शौर्य, पराक्रम, धैर्य और सेक्रीफाइस का सही मतलब ये है कि खुद हम उसके लिए जिए।
तो वो पोस्ट ऑनरी कैप्टन बाना सिंह जी ने मैं भारत में लेके आए और अभी वो जीवित है और जीवित है करके हाईएस्ट बैटलफील्ड पे उनका नाम अभी लिखा गया है। वो पोस्ट अभी कैद पोस्ट करके नहीं, बाना पोस्ट करके पहचानी जाती है। और वहाँ उसी वक्त काम करते वक्त वहाँ पोस्ट पे वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस हम सोच भी नहीं सकते। गर्मी के दिन -35 डिग्री ऑनवर्ड्स, ठंड के दिन -55 डिग्री ऑनवर्ड्स, और चिल ब्लेन, फ्रॉस्ट बाइट, मेमोरी लॉस, वेट लॉस, ये सब ये जो प्रॉब्लम्स है उसे फेस करना पड़ता है। जैसे फीट्स में अगर बात करें जाए 10 फीट 15 फुट के यहाँ का भी दिखता नहीं, नज़दीकी की भी नज़र कमज़ोर हो जाती है। कोई हमारे जो शस्त्र होते हैं वो काम नहीं करते हैं, वेपन्स काम नहीं करते। कोई भी हमारा बॉडी का पार्ट अगर ऐसे ओपन रहता है ना तो फिर वो धातु जैसे बोलते हैं मेटल को, वो चिपक जाता है। सांस लेते और सांस छोड़ते वक्त नाक के नीचे ऐसे बर्फ के बारीक बारीक टुकड़े जो होते हैं ना वो नीचे दिखते। तो फिर इन सभी समस्याओं को फेस करते वो कैसे वो लड़ रहे होंगे वहाँ पे। तो उनसे मैं मिली और एक बार इन तीनों परमवीर चक्र विजेताओं को मैंने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और 3-4,000 लोग थे उनके सामने, स्टूडेंट्स, एनसीसी वाले सब थे कि देखो इन्हें हम हीरो बोलना चाहिए, क्योंकि कारगिल वॉर में इन दोनों में अपनी छाती पर गोली लेना पूरे राष्ट्र के लिए और अपनी प्राण की परवाह भी नहीं करना, ये सही जीना है। मतलब इनसे आप इंस्पायर हो। तो उसी वक्त मैं उनसे मिली और उनसे मैंने पढ़ा तो था सियाचिन के बाद, अभी उनसे मिलने के बाद मुझे सही में पता चला कि हाँ बहन जी। और उसी वक्त मैंने उन्हें पूछा कि ऑनरी कैप्टन बाना सिंह जी ऐसा है, मैं सही में वहाँ स्थित हमारे फौजी भाइयों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्या कर सकती हूँ मैं? ये तो मेरा विश्वास नहीं होता कि वहाँ सांस लेना ही मुश्किल है, तो फिर कैसे जी रहे हो फौजी में? तो ऐसे मेरी तरफ देखे वो हंसे और मुझे बोला, ऐसा है ना बहन जी, अगर सच में आप कुछ करना चाहती हो तो वहाँ स्थित फौजी भाइयों के सांस के लिए अगर कुछ कर सकती हो, बस उनका एक यही वाक्य, बस सांस के लिए काम करना पड़ता है। ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बस उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी जो मुझे काम करना है ना, इसी समस्या पे काम करना है। और सबसे बड़ी बात है, सब लोग मुझे इस पर हंस रहे थे, क्योंकि उसी वक्त मैंने डिसाइड तो किया था कि हाईएस्ट बैटलफील्ड पे बाहर जो फौजी है उनके सांस के लिए मुझे तो करना है, चाहे कोई भी हो जाए। और उसके बारे में ना मैं कुछ जानती थी, ना मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, ना डॉक्टरी शास्त्र का मुझे कुछ पता है, ना वहाँ मैं कभी गई हूँ, लेकिन सांस के लिए काम करना था, ये डिसाइड कर लिया और आगे की जर्नी शुरू हो गई। वाह। एक दूसरा सवाल, आप एक नॉर्मल फ़ौजी की वाइफ हैं, एक फ़ौजी की मदर हैं, तो ऐसे नहीं कि आपके पर्सनल रिसोर्सेस इतने थे कि आप खुद ये बना पाएँ। तो इसकी जो शुरुआत है, आपने खुद की ज्वेलरी, आपका जो स्त्रीधन बोलते हैं, जो कोई भी औरत ईज़िली नहीं पार्ट करेगी, उसी से शुरुआत की। क्या ये सच है और ये कैसे सोचा आपने? क्या आपने एक बार सोचा नहीं ऐसा करने के पहले कि क्या मैं कर रही हूँ, मेरे फैमिली के लिए जो मैंने रखना चाहिए वेल्थ, ये मैं इसमें डाल रही हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा ख्याल ही मेरे मन में ना कभी आया ना कभी आएगा, क्योंकि मेरी सोच ही ऐसे कि सुंदरता ना ज्वेलरी में है ही नहीं। सुंदरता है तो अपने विचारों में है, अपनी ज़िंदगी जीने के तरीके में है, और खुद से पहले अगर हम दूसरों के लिए जिए, और ख़ास करके हमारे फौजी भाइयों के लिए, तो वही जीना है। अगर ज़िंदगी में हर एक चीज़ यही छोड़ के जाना है, तो मेरे पीछे मैं क्या छोड़ के जा रही हूँ? तो सेवा, और सेवा भी मुझे उनकी करनी थी कि जो हम हमारे पूरे राष्ट्रवासियों के लिए जी रहे हैं और मर भी रहे हैं। तो फिर सांस के लिए काम करना तो मैंने डिसाइड किया था। और अगर दूसरों से 2.5 करोड़ उसकी कॉस्ट थी, जब मैंने डिसाइड किया कि पहले 4 साल तो मैं पढ़ रही थी कि क्या करें, सांस के लिए काम करना मतलब क्या करना पड़ेगा। तो फिर बहुत पढ़ रही थी, गूगल पे सर्च कर रही थी, फिर स्टडी करने के बाद पता चला कि ऑक्सीजनेशन प्लांट और रिफिलिंग सेंटर, लेकिन हाईएस्ट बैटलफील्ड पे जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी एडवर्स है, वहाँ पे जो भी कोई यंत्रणा मैं वहाँ पे अगर एक्टिवेट करूँगी तो वहाँ पे वो चलनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि -डिग्रीज हो गया है वो बंद पड़े, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे भारत में है नहीं थी, नहीं है, यही टेक्नोलॉजी हमारे राष्ट्र में है ही नहीं। तो फिर उसी वक्त मेरे स्टडी के माध्यम से मुझे पता चला कि वो हमारे राष्ट्र के बाहर से हमने लानी पड़ेगी।
तो ठीक है, वो भी मैं हर एक चीज़ करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसके लिए कॉस्ट जो सामने आई तो एक क्षण के लिए मैं रुक गई। कॉस्ट थी 2.5 करोड़ और मेरे हाथ में 250 रुपीज़ भी नहीं थे। तो फिर अगर लोगों से मुझे करवाना है काम तो खुद का कुछ तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो ही मैं कुछ मॉरली बोल सकती हूँ ना। तो मैं क्या दे सकती थी, मेरे पास क्या था, मेरी ज्वेलरी थी। और ज्वेलरी से सुंदरता आती ही नहीं, ये तो मुझे पक्का अंदर से है। तो पहला मैंने कंट्रीब्यूशन वो ज्वेलरी बेच दी। पहला इनिशियल फंड रेज किया और बाद में मैंने लोगों को अपील करना शुरू कर दिया। और वो अपील करने का मेरा तरीका ही अलग है, क्योंकि मेरा फाउंडेशन जिस संस्कार से मैं पली पड़ी हूँ ना, वो आरएसएस के है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मेरे राष्ट्र सेवा कार्य के गुरु है छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वातंत्र विनायक दामोदर सावरकर और हमारे फौजी भाई। तो फिर उनसे प्रेरणा लेके मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करना मतलब क्या करना चाहिए। जो हमारे फौजी, उनकी जो लाइफस्टाइल है ना, वो कोई एक्सपेक्ट करते हैं, ना कोई कंप्लेंट करते हैं, और ना कोई जैसे स्ट्राइक वगैरह करके हमारे लोगों की ज़िंदगी ना हराम नहीं वो करते। बस उनका जो भी है वो देते हैं, कभी खुद को प्रोजेक्ट नहीं करते। तो बस उनके प्रति मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है और मैंने सेवा का एक मार्ग में ढूंढ रही थी, तो यही मुझे मिला और मैंने काम करना शुरू कर दिया। पहला इनिशियल फंड रेज किया और उसके बाद मेरे आध्यात्मिक गुरु है समर्थ रामदास स्वामी। उनकी एक शिक्षा है, भिक्षा मांगनी होती है। भिक्षा का मतलब भीख है नहीं, भिक्षा का मतलब बहुत फिलॉसॉफिकल बेस पे जाए तो बहुत अच्छा है कि लोगों के पास जाओ और समाज के मन में क्या है, राष्ट्र उनके मन में है क्या, वो देख लो। इसलिए मैंने भिक्षा मांगना शुरू किया। सच में मैंने, मेरे कंधे पे एक झोली थी भिक्षा की होती है ना वो, और उसके अंदर में एक मेरा रिसिप्ट बुक था, वो लेके मैं घूमती थी। हर एक के दरवाजे पे जाते मैं सीधा बोलती थी जय जय रघुवीर समर्थ। उनकी एक ऐसी प्रार्थना है, जय जय रघुवीर समर्थ। मैं सुमेधा योगेश, मैं एक फ़ौजी की पत्नी हूँ और फ़ौजी की माँ हूँ और राष्ट्र के लिए काम करने जा रही हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो आप 1 रुपया दे, जो भी आपके मन में हो आप इस झोली में डाल सकते हो, लेकिन उसके लिए अगर लोगों का पैसा लेना है तो उसके लिए कोई व्यवस्था लगेगी। इसीलिए हम दोनों ने मिलके उस वक्त एक संस्था फॉर्म की, उसका नाम है सिर्फ, सोल्जर्स इंडिपेंडेंट रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन, और उसका शॉर्ट फॉर्म है सिर्फ। और सिर्फ का मतलब भी बहुत बढ़िया है कि सिर्फ का मतलब बस उनके लिए, और बस इतना सा ही। तो ये जो इनिशिएटिव है, इसमें काफ़ी लोगों ने आपको मना भी किया होगा, काफ़ी लोगों ने आपको हेल्प भी किया होगा, या कभी कभार हेल्प आया होगा जो सोर्सेज से, जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो कैसा, मतलब कैसे रहे आपके एक्सपीरियंसेस, ये जर्नी आपकी ज्वेलरी बेचकर टिल 7 करोड़ टोटल आपने आज तक रेज किया है, कैसी रही आपकी जर्नी और कैसे लोग मिले आपको? बिल्कुल फैंटास्टिक। इस जर्नी ने ही मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, ज़िंदगी होती कैसी है, लोग कैसे होते हैं, और लोगों से सीखने को मिला। मुझे बहुत सीख मिली लोगों से। जैसे कि मैंने भिक्षा शुरू की तो ऐसा नहीं था कि बहुत पॉश एरिया में वो श्रीमंत लोगों के पास ही मैं जाती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक पायलट प्रोजेक्ट जैसे बोलते हैं, उसी तरीके से मैंने काम शुरू तो किया। उसी वक्त मैं 13 घर 13 दिन ऐसे शुरुआत में किया था। ऐसा ही क्यों किया था कि पैसा एक ऐसी चीज़ है ना कि जो जितना भी मिले हम खुश नहीं रहते, और भी चाहिए, और संयम होना ज़रूरी है। तो फिर मैं हर एक दिन 13 लोगों के सामने जाके यही बात करती थी, जय जय रघुवीर समर्थ, राष्ट्र सेवा कार्य के लिए आपके सामने खड़ी हूँ, आपकी अगर इच्छा हो। मतलब मेरा उसमें भी ऐसा नहीं था कोई नहीं देना ही चाहिए। अगर आपके सामने आकर मैं बोली कि मैं ऐसा है, आपने ना बोला तो ठीक है, एक से मेरी बात हो गई, दूसरे के घर में जाती थी। ऐसे 13 लोगों से ही मैं बात करती थी। 13 क्यों? क्योंकि मैं राम नाम मंत्र की उपासक हूँ, वो 13 अक्षरी है। और 13 अक्षरी, 13 भी मतलब यहाँ मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ 13 है, इसलिए वो 13 मेरा बेस है। और जैसे स्वातंत्रवीर सावरकर ने, वो मेरे गुरु है राष्ट्र सेवा कार्य के ना, उनका एक अच्छा वाक्य मैं मराठी में ही बोलती हूँ, देहाकडून देवाकडे जाताना मध्ये देश लागतो आणि त्या देशाचं आपण देणं लागतो। ओह, ये जो मैंने पढ़ा था, छोटी थी मैं, लेकिन उसका सही मतलब मैं ढूंढ रही थी। क्या सावरकर ने क्या बताया है कि अभी मैं जी रही हूँ,
एक ना एक दिन मुझे ये छोड़ के जाना है, लेकिन उसके बीच की जो जर्नी है ना, उसमें हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र का देना हमने देना चाहिए, हमने हर एक ने। तो मैं क्या दे सकती हूँ? तो मैं सेवा कर सकती हूँ, और सेवा, सही में सेवा वही होती है जिससे हम कोई एक्सपेक्ट नहीं करते, तो वही सेवा होनी चाहिए। लोग कब मेरी बात सुनेंगे? जब मैं वैसे उसी तरीके से मैं खुद की ज़िंदगी बिताऊंगी। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने खुद से शुरुआत की। इसलिए वो ज्वेलरी बेचना मेरे लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं थी, और वही हमने सब स्त्री होके हम सब ने ऐसा ही करना चाहिए कि आउटलुक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जी क्योंकि पार्लर में जाऊँ, मैं अच्छी दिखूँ, अच्छी दिखने से नहीं था, मैं अच्छा होना चाहिए। जी, ज़रूर, ज़रूर। आपका एक सेंटेंस है कि आपने जो पैसे रेज़ किए, उसमें आपको बहुत अमीर लोग मिले जो एक्चुअली गरीब हैं, और गरीब लोग मिले जो एक्चुअली अमीर हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा ऐसा? और आपने ये भी कहा है कि बच्चों से लेकर ओल्ड एज होम में रहने वाले जिनके पास कुछ था नहीं, उन्होंने आपको हेल्प किया। तो कैसे-कैसे लोग मिले आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे जैसे हम बर्ताव करते हैं ना, हमारे बिहेवियर से लोगों को पता होना चाहिए कि अच्छा, इसी को जीना इसी का नाम है। तो फिर एक फैमिली में मैं गई थी, वहाँ एक छोटा बच्चा था, वो किसी से, हर एक से झगड़ा कर रहा था, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, बहुत नाराज़ था। और उसकी वजह थी ना, एक बर्थडे पार्टी में वो गया था, और वहाँ पार्टी में गया, उसने कोई तो गिफ्ट दी खुद के फ्रेंड को, और फ्रेंड ने उसे रिटर्न गिफ्ट नहीं दी थी, इसीलिए वो बहुत नाराज़ था। वो वजह सुन के मुझे लगा ये गलती बच्चे की है नहीं, ये गलती हम लोगों की है, जो हमें जस्ट सिर्फ हम उम्र से बड़े हैं, सोच से बड़े नहीं हैं। क्योंकि इससे देना और लेना, ये जो है ना लेन देन है ना, इससे इमीडिएटली हमने बाहर निकलना है। लेकिन ये गलत चीज़ें हमें उसे सिखाते हैं कि अच्छा बर्थडे के लिए जाओ, कट करो, वो क्या वो लैम्प्स लगाते हो पू करके, क्या, ये हमारा कल्चर है नहीं। अगर कल्चर बदलना है तो उस बच्चे के साथ जो हम जैसे लोग हैं ना, उन्होंने बदलना चाहिए। वो देखा तो फिर मैं उसी वक्त उरी हुआ था, उरी अटैक, उसमें बहुत सारे हमारे फौजी शहीद हुए थे। तो उससे वो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा था, वहाँ मैं गई और उस बच्चों से मिली, और मैंने बच्चों को बोला कि देखो बच्चों, ऐसा है ना, हमारे बहुत सारे फौजी भाई हमारी रक्षा के लिए अभी वो हमें नहीं है, और उनके छोटे छोटे बच्चे आप जैसे ही हैं, अभी वो उनके पापा को देख नहीं पाएंगे, तो क्या हम हमारे बर्थडे सेलिब्रेट करना ठीक रहेगा? हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, खुद के लिए जिएंगे जो हमारे लिए जिए हैं, हमारे लिए उन्हें अपना बलिदान, प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, तो क्या करने हैं? आप डिसाइड कर लो। तो मेरा विश्वास नहीं हुआ, जस्ट मैंने छोटा अपील किया था बच्चों को, उसी साल उसी स्कूल के एक भी बच्चे ने खुद का बर्थडे ना सेलिब्रेट किया, ने दिवाली का कोई त्योहार किया। उस सभी बच्चों ने पूरा पैसा जो भी उनके माँ बाप उन्हें देने वाले थे, वो इकट्ठा किया, स्कूल टीचर के पास दे दिया, और उन्हीं बच्चों और पेरेंट्स के सामने मैंने सब उरी में वो जो जितने मेरे से हो सका वो फैमिलीज़ को मैंने इकट्ठा किया था, वहाँ उन्हें इनवाइट किया था, और हर एक फैमिली को 35,000 बच्चों के ही सामने उन्हीं दिए हुए पैसे मैंने हैंड ओवर कर दिए। पैसों से जो गए हैं वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, जो हमारे जीने से आनी चाहिए। वो बच्चों को अंदर ये गया। तो फिर अभी हर साल वो बच्चे मेरे पास आते हैं कि आंटी कहाँ जाना है, लेकिन इसका मतलब है नहीं कि कोई शहीद हो, लेकिन ऐसा कोई परिवार हो तो हम जाएंगे, हम उन्हें मदद करेंगे, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए हम हमारा कंट्रीब्यूशन देना चाहती है, और यही बदलाव मैं इस सोसाइटी में लाना चाहती हूँ। अगर बदलाव हम चाहते हैं तो हमारा बिहेवियर वैसे होना चाहिए। इसीलिए हमारे घर में भी ना मेरा बेटा ना मेरे पोते, हमारे घर में कोई भी पार्टीज़ और ऐसा सेलिब्रेशन होता नहीं। एक तो मैं फौजी भाइयों के घर पे जाती हूँ जो हमारे शहीद परिवार है उनके, नहीं तो उन्हें हमारे घर बुलाती हूँ, वही मेरा परिवार है। ये जो आपने बात बोली, जब भी कोई सोल्जर या ऑफिसर या जो भी हमारे डिफेंस फोर्सेस में से शहीद होते हैं, उनके लिए सिंपैथी बहुत होती है, कंडोलेंसेस होते हैं, लेकिन शायद हम सब ये नहीं सोचते कि जो बचा हुआ परिवार है, उनके जो पेरेंट्स बचे हैं या उनके वाइव्स, उनके बच्चे हैं, तो उनका क्या हाल होता है। तो
काफ़ी बार फ़ौजी अलग भी रहते हैं अपने फैमिली से, तो आपने तो ये करीब से देखा है, तो क्या मतलब फैमिलीज़ का व्हाट डू दे गो थ्रू, क्या उनका हाल होता है, कैसे आप हेल्प कर पाई हैं उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए? मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि उनका हाल कुछ बिगड़ता है, ऐसा है नहीं। हमारी फ़ौज उनका अच्छी तरह से ख़्याल रखती है, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति बहुत आदर की भावना होनी ही चाहिए। हम सिटीज़ में, बड़ी-बड़ी शहरों में रहते हैं ना, तो वहाँ का माहौल अलग है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसी साल 2 हमारे फ़ौजी भाइयों की पत्नियों को गोद लिया है। वैसे मैं जन्मदात्री जैसे बोलती हूँ, मैं एक ही बेटे की माँ हूँ, लेकिन मेरे ऐसी बहुत सारी बेटियाँ हैं, 2 को मैंने गोद लिया है। क्यों लिया मैंने? लेकिन ऐसे दूर से बातें करना तो सबसे आसान है कि ठीक है, उनकी शिक्षा के लिए। वैसे काम तो वैसे ही शुरू किया था कि वो जो वीर नारी हम उसे बोलते हैं, उसकी शिक्षा के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, कोई मेडिकली कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए काम करना। और सबसे बड़ी बात हमारे फौजी भाई में ऐसे है ना कि वो कभी भी किसी से कोई भी चीज़ मांगते नहीं हैं, सबसे बढ़िया बात है। और जैसे दया सहानुभूति, देखो अभी हमारा पति नहीं रहा, हमारा बेटा नहीं रहा, तो गवर्नमेंट ने हमें कुछ मुफ्त देना चाहिए, जो गलत, बहुत गंदी आदत है, सोच ही बहुत गंदी है कि कोई भी चीज़ हमें मुफ्त में मिले। ऐसी सोच ही मैंने फौजी परिवारों में नहीं देखी। ना किसी से कोई वो चाहते हैं, ना कोई ऐसी सहानुभूति की अपेक्षा करते हैं। तो उनकी सेवा करना यह हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। इसीलिए कोई भी त्यौहार हो ना, मैं मेरे साथ मेरे जो भी कलीग्स है, कोई फ्रेंड्स है, उनको सबको लेके, जैसे संक्रांत होती है, होली है, दिवाली है, तो उस त्यौहार पर मैं सभी को लेके उनके घर जाती हूँ। और लोगों को मेरे साथ जो होते, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड सर्कल हो, कि आप उन्हें एज अ सेलिब्रिटी बुलाओ तुम्हारे घर। उन्हें ऐसा विश्वास दो कि अभी हमारा कोई नहीं रहा, और लेकिन हमारा जो था उसने हम सबके लिए अगर प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, तो हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनका ख्याल रखें। तो उसी तरीके से मैंने फैमिली को जोड़ना, सब लोगों को साथ लेकर उनके साथ रहना, ऐसा शुरू किया। और अभी मेरी 2 बेटियां अच्छी तरह से सीख रही है। एक जो मेरी बेटी थी, उसी वक्त जब उसका पति शहीद हुआ, वो 12th स्टैंडर्ड में थी, और अभी मुझे बहुत आनंद लगता है ये बात शेयर करने में। वो अभी मेरी बेटी MA इन इंग्लिश है। उसी जर्नी में उसके साथ रहना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा मुझे लगता है। और समाज ऐसे कामों के लिए साथ देता है, लेकिन खुद का जीना उसी तरह से जी, होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम, आपकी जो जर्नी है वो 24 साल पहले शुरू हुई। जी। जब आपने ये डिसाइड किया कि मैं ऑक्सीजन प्लांट बनाऊंगी, कैसे बनेगा, पैसे कैसे आएंगे, ये पॉसिबल है ही या नहीं? जैसे आपने कहा इंडिया में, स्पेशली सियाचिन में, जो मैं बता दूं व्यूअर्स को कि वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है, सिर्फ इंडिया की नहीं। और इस 24 सालों में आपको बहुत सारे पर्सनल सैक्रिफाइसेस भी करने पड़े। तो आपने जो ये शुरुआत की थी अपने हस्बैंड के साथ की थी, लेकिन आज वो आपके साथ है नहीं। तो मतलब ये पर्सनल सैक्रिफाइस अलोंग द वे, मतलब क्या इम्पैक्ट हुआ आपका? कभी आपने सोचा ये मैं काम छोड़ दूं? या कभी कभी भी नहीं, क्योंकि एक फौजी कैसी जिंदगी जीता है ना, मैं उसके साथ जी हूँ। क्या हुआ था, पहला ऑक्सीजनेशन प्लांट जब हमने इंस्टॉल करना था वहाँ पे, तो वो एयरलिफ्ट करके आगे लेके जाना था। जी, उसी वक्त मेरे हस्बैंड ही वहाँ पे गए थे। वो प्लांट जर्मनी से हमने मंगवाया था। इंपोर्ट किया था। हाँ, और वहाँ से वो ऊपर जहाँ पे हम इंस्टॉल करने वाले थे, वहाँ लेके जाना था। तो उसी वक्त क्लाइमेट, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ जो होती है ना, तो वहाँ वो पहुंचे, और वो एयरलिफ्ट करके लेने के लिए रात भर 18 आवर्स, मेरे अगर ध्यान में है तो 18 आवर्स वो कंटिन्यूसली टारमेक पे थे ना। उसी वक्त उन्होंने कुछ खाया ना पिया, वो डायबिटिक थे, जितना कोई दवा ली, क्योंकि ये जो 2.5 करोड़ का प्लांट है, वो वहां तक जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। वहां पे जो पैसा लगाया हुआ है वो सब जनता का है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। ये जो सोच है ना, मेरा कहाँ पैसा है, क्या करूँ, ऐसा नहीं था। तो उसी वक्त 18 आवर्स वो जो कंटिन्यूसली वहां पे खड़े थे ना, उन्होंने कोई दवाई ली ना, थोड़ा पानी पिया ना, कुछ खाया, तो फिर उनकी सेहत पे बहुत बुरा असर हुआ और जॉन्डिस हुआ उन्हें उसी वक्त।
और लेकिन वो हुआ करके वो इमीडिएट वापस नहीं आए, वो प्लांट अच्छी तरह से वहां तक पहुंचा, उसके बाद वो महाराष्ट्र में वापस आ गए। उसमें बहुत सारे दिन लगे और उसी वक्त वो जॉन्डिस जैसे क्या बोलते हैं, और बढ़ बढ़ता गया। हाँ, बहुत क्रिटिकल हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो तो ज़रूरी था मेडिकल ट्रीटमेंट लेना, लेकिन उसी के बाद बीच में हम फर्स्ट प्लांट इंस्टॉल करके वापस आए और ये सब काम करते हुए कभी भी उन्होंने मुझे कुछ हो रहा है, ऐसे दर्द है, वो कुछ भी नहीं बताया। लेकिन ग्रेजुअली उनकी तबीयत डाउन 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 हो रही थी और हमारा दोनों का सेकंड प्लांट का काम चल रहा था, इसीलिए 3 करोड़ टारगेट था और वो काम अगर 3 करोड़ मुझे जमा करने हैं तो लोगों के सामने मुझे जाना चाहिए। तो उसी वक्त वो आईसीयू में एडमिट थे और डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया कि अभी देख लो कि ज़्यादा समय आपके हाथ है नहीं। तो मैं बहुत शांत थी, मैंने हस्बैंड की तरफ देखा और उसी वक्त मुझे एक फ़ोन आया। वो फ़ोन लेके मैं एक्सक्यूज़ मी करके बाहर गई, फ़ोन पे बात करके फिर से अंदर आ गई। तो मेरे हस्बैंड को पता था मैं किससे बात करने वाली थी, तो जस्ट ऐसे वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन मुझे ऐसे पूछा क्या, मैंने उसे बताया ठीक है बाद में मैं आपको बताती हूँ। और उसी टाइम नेक्स्ट डे मुझे इमीडिएटली मुंबई जाना था, डीडी सह्याद्री पे मेरा एक इंटरव्यू था। तो फिर मैं बात करके अंदर आई थी तो लगे उसे लगा मुझे हस्बैंड को कि शायद मैं कैंसिल ना कर दूँ कि मेरे उनकी हालत देख के। तो उन्होंने डॉक्टर को बोला मेरी बीवी को बताओ कि वो अभी मेरे सामने से हट जाए। डॉक्टर को कोई समझ में नहीं आया कि आपके हस्बैंड अभी क्या बात कर रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मैंने उसे बताने का बहुत प्रयास किया कि अभी छोड़ दो, देखती हूँ, मैं सब कुछ करूँगी, लेकिन आप अभी शांत रहो। उन्होंने उसी क्षण मुझे बताया पहले मेरे नज़रों के सामने से हट जाओ, क्योंकि अगर हमें काम करना है, अभी मैं हूँ, पता नहीं मैं कल होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन काम हमें करना है। अगर हमें 3 करोड़ खड़े करने हैं तो आपको लोगों के सामने जाके बात करनी होगी। तो मैंने भी उसी वक्त मेरे हस्बैंड को वही छोड़ दिया और मैं बॉम्बे चली गई। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी वक्त पूरे हॉस्पिटल को रिक्वेस्ट की कि मुझे आईसीयू से बाहर निकालो, एक रूम में जहाँ पे टीवी हो, क्योंकि वो लाइव थी बड़ी वो जो सेशन था। वो उन्हें देखना था कि मेरी बीवी वहाँ पे सही बात कर रही है या नहीं, ऐसे कहीं उधर उधर की बात नहीं करे ना। हमें मैसेज एग्जैक्ट देना था लोगों के सामने कि यही काम हम कर रहे हैं और आपका सहयोग चाहते हैं, इसलिए कोई भी गलत बात मेरे मुंह से ना निकल जाए। इसलिए वो वहाँ आईसीयू से बाहर निकल के एक रूम से मुझे लाइव सुन रहे थे और फॉलो अप रहे थे मेरे साथ जो थे कि उसे बोलो ये बात करना मत भूलना। इसलिए खुद से आगे जाना क्या है ना, मैंने उन्हीं से सीखा है। और वापस मैं आ गई उसी कंडीशन में। हम दोनों सेकंड ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जैसे कि हमने कश्मीर में लगवाया कुपवाड़ा में, उसी के लिए गए थे। उनकी दूसरी भी इच्छा पूरी हो गई, वापस आ गए। तो अभी वो नहीं है, लेकिन उसी वक्त मैंने उसे कमिट किया था कि ऐसे मैं रोकर रहने वाली हूँ नहीं, मैं आगे जाके यही काम करूँगी। तो एक संकल्प होता है, डिसाइड किया था मैंने कि मैंने अगर मेरे हस्बैंड को कमिट किया है तो मुझे काम करना है। और जैसे सेकंड प्लांट पे हम काम कर रहे थे, उसी वक्त हमारी चर्चा चल रही थी जब वो हॉस्पिटल में होते हुए भी ना, हमने ना, मुझे वो सुमेधा बोलते, हमने ना सुमेधा अभी हमारे ना पैराप्लेजिक सोल्जर्स के लिए काम करना चाहिए, बस इसके अलावा हमारे बीच में कोई बात भी, प्रापंचिक बात जैसे बोलते हैं, संसार की बातें नहीं होती थी। तो पैराप्लेजिक सोल्जर्स के लिए सोलर वाटर हीटर सिस्टम का प्लान के बारे में हम सोच रहे थे, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहे। तो उन्हें मैंने कमिट किया था, तो विदिन 8 मंथ्स वो प्रोजेक्ट मैंने पूरा किया। ये जो ताकत होती है ना पीछे की, वो मेरे से काम करवाती है। एक सच्चा फौजी कैसे होता है, वो खुद से पहले और खुद के बाद भी राष्ट्र के बारे में सोचता है, और पूरे राष्ट्र की सोच भी ऐसी हो। यही मेरा प्रयास है कि हम पहले सभी लोग ना राष्ट्र के बारे में सोचें। राष्ट्र है तो सब कुछ है, और हमारा राष्ट्र सुरक्षित है हमारे फौजी भाइयों के लिए, और उनके सम्मान के प्रति हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम काम करते ही रहते हैं। आपने जो कहानी बताई वो तो हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतना पर्सनल सैक्रिफाइस। और जैसे आपने कहा
आपके हस्बैंड हमेशा अभी नहीं है फिर भी आपके साथ हैं, क्योंकि आप इंस्पिरेशन उन्हीं से लेती हैं और आपकी जो जर्नी है वो अभी भी कायम है। हमने बात किया ऑक्सीजन प्लांट, फिर दूसरा ऑक्सीजन प्लांट, फिर हमारे फौजी भाइयों की वाइव्स और उनके मार्टर्स वेलफेयर के बारे में, और अभी आप पैराप्लेजिक सोल्जर्स के लिए भी बहुत कुछ कर रही हैं। तो पैराप्लेजिक मतलब ये ऑपरेशन में वो इंजर हुए हैं, मतलब कैसे वो डे टू डे लाइफ मैनेज करते हैं और कैसे आप कुछ कर पा रहे बहुत चैलेंजिंग है उनके लिए, लेकिन उन्हीं से मैं सीख रही हूँ। मैं किसी भी फौजी से मैंने अभी तक ऐसे कभी सुना नहीं ना देखा है कि देखो अभी हमारी अवस्था किन वजह से हो रही है, हम राष्ट्र के लिए इतना जो कर रहे हैं, ऐसे कोई भी बोलता नहीं। सिर्फ वो अपनी ड्यूटी करते हैं और कोई भी निगेटिविटी उनसे नहीं मिलती मुझे, तो वही मुझे प्रेरणा देते हैं कि काम करते रहो। इसलिए वो सोलर वाटर हीटर सिस्टम का प्लांट हो गया, और अभी वो जो हमारे फौजी बहन के विशेष जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं ना, उनकी स्कूल के लिए हमने एक स्कूल बस दे दी, डोनेट की। उसके बाद एक फौजी की बेटी थी, वो थोड़ी पैरालाइज हो गई थी, उसके लिए व्हील चेयर, जैसे कि नीड बेस्ड काम होना चाहिए। और सबसे बढ़िया चीज़ मैंने पहले भी बोली कि वो कुछ मांगते नहीं है। हमारे राष्ट्र में हर एक समस्या के लिए काम होता है, जैसे किसान, एजुकेशन, अनाथ बच्चे होते हैं, वृद्ध लोगों के लिए होता है, तो फिर वो काम हमें एक्सेप्टेंस है। लेकिन फौजियों के लिए क्यों करना है? हमारे मराठी में उसके बोलते हैं कि लश्करच्या भाकरी, मतलब हम उनकी सर्विस ग्रांटेड लेते ना, वो नहीं होना चाहिए। वो रिस्पेक्ट होना चाहिए उनके बारे में, हर एक राष्ट्रवासियों के मन में। वो कैसे निर्माण किया जा सकता है, यही भी मेरा फोकस है काम करते करते। तो कोई भी सेलिब्रेशन जैसे त्यौहार होते हैं हमारे घर में, हमारा कोई ऐसा पर्सनल त्यौहार, बर्थडे पार्टीज एंड गेट टुगेदर मेरे घर में मैं नहीं करती। उसी समय में मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी कोई इस कार्य के लिए मुझे सपोर्ट करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें साथ लेके मैं फौजी बहन के घर जाती हूँ, जो शहीद परिवार हमारे, नहीं तो उन्हें हमारे घर बुलाती हूँ। और लोगों को ये अच्छा लगता है कि वही हमारे रियल सेलिब्रिटीज़ है। यही मेरी सोच है, ना कि जो खुद के लिए जीते, बहुत पैसा कमाते, जैसे फेमस हो जाते, वो हमारे रियल हीरो है नहीं। जो हमारे लिए जीते हैं और कभी भी खुद को प्रोजेक्ट नहीं करते, ना कोई कंप्लेंट करते हैं, ना हमसे कोई एक्सपेक्ट करते हैं, तो उनकी सेवा अगर हम दिल से करें तो वही सेवा है। तो मैम अभी आप जो हमारी बातचीत हुई है, इससे बहुत ही इंस्पायरिंग रहा मेरे लिए, एंड आई एम श्योर हम सब के लिए। और अगर हम आपके काम के साथ जुड़ना चाहे और उसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहे, क्या कौन सी वेबसाइट पे हम देख सकते हैं आपका काम, और कैसे हम रीच करें आपको या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन को? जी बिल्कुल, आप प्लीज़ बता दीजिए। जी बिल्कुल। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सोल्जर्स इंडिपेंडेंट रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन, SIRF सिर्फ। मैं फ़ोन नंबर बताती हूँ, 9764294292, 9225821850। और हमारी साइट है sirf.org.in। हम पुणे में स्थित है और वहीं से काम चलता है पूरे राष्ट्र के फौजी भाइयों के लिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये कार्य दूर दूर तक पहुंचाने के लिए हमें साथ दो, और हमारी राष्ट्र की सेवा आगे बढ़ाने के लिए हमारे बिल्कुल साथ रहो, नज़दीक रहो। और मेरी यही एक आशा है कि फौजी भाइयों के प्रति हमारे हर एक के मन में आदर और सम्मान की भावना हो, और हम उसी तरह से जिए। राष्ट्र सर्वप्रथम, नेशन फर्स्ट। ज़िंदगी में एक काम तो ऐसा होना चाहिए कि उसके बाद हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं उसके प्रति होनी चाहिए। सो जस्ट गिव, डोंट एक्सपेक्ट, ये होना चाहिए, तो उसी में सही सेवा होगी। और इसी विचार से हम आगे जाए। ज़िंदगी में एक तो काम कोई ऐसा करो कि जिससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ देने के लिए एक ही ज़िंदगी है जी। तो फिर मर्यादित जीवन में अमर्याद काम करना, सेवा करना, यही ज़िंदगी का सही मकसद है, ऐसे मुझे लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज जो मैम के साथ कॉन्वर्सेशन हुआ, इसके बाद तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। इनका जो पर्सनल सैक्रिफाइस है, जो इन्होंने देश के लिए किया है, हमारे सोल्जर्स के लिए किया है, हम सब सोचते हैं अपने आप के लिए। आई थिंक इसके आगे दूसरे लोगों के लिए, सोल्जर्स के लिए, भारत के लिए हम सोचते तो हैं,
कर नहीं पाते हैं, तो इन्होंने हमें करके दिखाया है। और ये विमेंस डे स्पेशल एपिसोड सचमुच बहुत ही स्पेशल रहा। और ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैम का जो कॉज़ है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो काम है, इसके लिए हम जितना हेल्प कर सकते हैं कर पाए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू मैम। थैंक यू।